डोडो टीवी। रात के 2 बज रहे थे। अभय अपने कमरे में चैन की नींद सो रहा था। तभी उसके फोन पर किसी अननोन नंबर से मैसेज आया। वो मैसेज पढ़कर अभय खुश हो गया और उसी वक्त घर से निकल पड़ा। वो एक अनजान घर के बाहर आकर खड़ा हो गया, जहां उसे राहुल और अनीता मिले। राहुल और अनीता अभय के कॉलेज फ्रेंड्स थे। तीनों 2 साल बाद एक दूसरे से मिल रहे थे। तीनों खुश होकर एक दूसरे से बातें करने लगे। तभी अभय ने एक सवाल किया। दोस्तों, सच कहूं तो इतने सालों बाद तुम लोगों से मिलकर दिल खुश हो गया। अब ये बताओ कि तुम दोनों में से किसने मुझे यहाँ बुलाने के लिए मैसेज किया था? ये सुनकर राहुल और अनीता आश्चर्यचकित रह गए। 1 मिनट, अभय, क्या कहा तुमने? हमने तुम्हें मैसेज किया? लेकिन मैं और राहुल तो साथ में ही थे। हम दोनों में से तो किसी ने तुम्हें मैसेज नहीं किया। हाँ भाई, बल्कि हमें भी ऐसा ही एक मैसेज आया था, तो हमने सोचा कि तुम्हें हमें बुलाया है। यार, ये तो बड़ी ही अजीब बात है। फिर हमें यहाँ बुलाया किसने? यार, फिर तो वो एक ही आदमी हो सकता है। लगता है तुम लोग हमारे ग्रुप के लीडर को भूल रहे हो, विक्रम। हाँ यार, जरूर उसी ने हमें बुलाया होगा। लगता है ये उसी का घर है। चलो चलकर उसे एक अच्छा सबक सिखाते हैं। तीनों घर के अंदर गए। अनीता विक्रम को ढूंढती हुई एक कमरे में चली गई। तभी अभय और राहुल को अनीता की जोरदार चीख सुनाई दी। अभय और राहुल उस चीख का पीछा करते हुए एक कमरे की तरफ भागे। जब वो लोग कमरे में पहुंचे तो देखा कि अनीता एक कोने में बैठी रो रही है। अनीता, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? तभी अनीता ने एक कोने की तरफ इशारा किया। जब अभय और राहुल ने वहां देखा तो वहां विक्रम का कटा हुआ सर पड़ा था। उसे देखकर तीनों की रूह कांप उठी। राहुल, अनीता, चलो यहाँ से, हमें जल्दी पुलिस को बुलाना होगा। तीनों वहां से भागे, लेकिन जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचने वाले थे, दरवाजा अपने आप ही बंद हो गया। राहुल, राहुल, ये दरवाजा अपने आप कैसे बंद हो गया? लगता है अब हम नहीं बचेंगे। विक्रम की तरह हम सब मारे जाएंगे। शांत हो जाओ अनीता, मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। जिसने भी विक्रम की जान ली है वो जरूर पकड़ा जाएगा। राहुल ने अपना फोन निकाला, लेकिन उसके फोन पर सिग्नल ही नहीं था। अनीता और अभय ने भी अपने फोन चेक किए, लेकिन किसी के भी फोन पर सिग्नल नहीं था। वो लोग बहुत डर गए। उन्हें पता चल चुका था कि वो उस घर में कैद हो चुके हैं। वो लोग बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ ही रहे थे कि तभी अनीता को एक काली परछाई एक कमरे के अंदर जाती दिखी। राहुल, वो काली परछाई क्या थी? मैंने उसे कमरे की तरफ जाते हुए देखा है। तीनों उस कमरे की तरफ गए और जैसे ही दरवाजा खोलकर अंदर देखा, अंदर हर तरफ खून ही खून फैला हुआ था और उस कमरे में एक कुर्सी पर एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। अंधेरे की वजह से उस औरत का चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था। तीनों उसे देखकर सहम गए। राहुल दबे पांव उसके पास जाने लगा। राहुल, रुक जाओ, उसके पास मत जाना। अभय ने राहुल को समझाया, लेकिन राहुल ने उसकी बात सुनी ही नहीं और उस बूढ़ी औरत के पास चला गया। उसने जैसे ही उस बुढ़िया का चेहरा देखा, डर के मारे उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। ये नहीं हो सकता, तुम तो मर चुकी हो। राहुल के ये कहते ही वो औरत कुर्सी से उठ खड़ी हुई और राहुल की गर्दन पकड़कर उसे धड़ से अलग कर दिया। उसे देखकर अभय और अनीता की जैसे जान हलक में आकर रुक गई। फिर वो औरत अभय और अनीता की तरफ पलटी। अभय उसे देखकर आश्चर्यचकित रह गया। तुम तो वही हो। उसका चेहरा देखकर अभय को कुछ याद आने लगा। कुछ साल पहले, ये बात तब की है जब अभय, राहुल और विक्रम कॉलेज में पढ़ा करते थे। वो तीनों बहुत ही गरीब परिवार से थे। उनके माता पिता अपना पेट काट काट कर उनकी पढ़ाई के लिए पैसे भेजते थे, लेकिन वो तीनों, उन्हें तो अपने माता पिता की मेहनत की जैसी कोई कद्र ही नहीं थी। वो हर शाम अपनी बाइक में निकल पड़ते थे और उन पैसों से शराब और गांजे के नशे में चूर होकर हॉस्टल लौटते थे।
उस रात भी वो शराब के नशे में हॉस्टल लौट रहे थे जब अचानक तेज बारिश होने लगी। उन्हें ठहरने के लिए एक आसरे की तलाश थी। तभी उन्हें एक बड़ा सा घर दिखा। वो तीनों उस घर की तरफ चल दिए। उस घर का दरवाजा खटखटाने पर एक बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला। कौन हो बेटा तुम लोग? माँ जी, हम महेश्वरी साइंस कॉलेज में पढ़ते हैं। हॉस्टल लौट रहे थे तो तेज बारिश होने लगी, इसीलिए यहाँ आकर रुक गए। बेटा, उस कॉलेज में तो मेरी पोती भी पढ़ती है। तुम लोग अंदर आ जाओ, वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी। तीनों अंदर आकर बैठ गए। बेटा, तुम लोग बैठो, मैं तुम लोगों के लिए चाय बना कर लाती हूँ। ये कहकर तुलसी अंदर के कमरे में चली गई। तभी विक्रम की नजर पास ही रखी तिजोरी पर पड़ी, जिसका लॉक तो खुला हुआ था पर दरवाजा बंद था। अबे वो देखो बुढ़िया की तिजोरी, जरा हम भी तो देखें कितने पैसे जमा कर रखे हैं इस बुढ़िया ने। विक्रम और राहुल उठकर तिजोरी की तरफ जाने लगे। तभी अभय ने उन्हें रोका। अरे ये क्या कर रहे हो भाई? उस आंटी ने हमारी मदद की, हमें घर के अंदर आने दिया और तुम लोग उन्हीं को धोखा दे रहे हो। अरे चुप कर, तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे हम कोई चोरी कर रहे हैं। अरे हम तो सिर्फ देखना चाहते हैं। विक्रम ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो खुला नहीं। तो उसने अपनी जेब से चाकू निकाल लिया। विक्रम, तेरे पास ये चाकू कहाँ से आई? देख, ऐसा मत कर भाई, चल यहाँ से। अभय ने विक्रम को बहुत समझाया पर वो नहीं माना और चाकू की मदद से तिजोरी खोल दी। अंदर देखा तो ढेर सारे रुपए रखे हुए थे। इतने में तुलसी वहां आई। क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम लोग चोर हो। मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। ये कहकर तुलसी अंदर के कमरे में चली गई। विक्रम भी जल्दी उसके पीछे भागा। थोड़ी देर बाद विक्रम वापस आया तो उसके चाकू पर खून लगा हुआ था। विक्रम कुछ नहीं बोला। राहुल और अभय उसे देखते ही रह गए और विक्रम ने वापस आकर सारे पैसे एक बैग में भर लिए और अभय और राहुल के साथ वहां से भाग निकला। कुछ याद आया तुझे? मुझे माफ कर दीजिए, मैंने उस दिन विक्रम को मना किया था, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दीजिए। अभय चुड़ैल के आगे अपनी और अनीता की जान की भीख मांगने लगा, लेकिन चुड़ैल की आंखों में गुस्सा देखकर उसे समझ आ गया कि उसकी मौत तय है। वो अनीता का हाथ पकड़कर उसे लेकर भागने लगा, लेकिन अनीता टस से मस नहीं हुई। अनीता, चलो यहाँ से, ये हमें मार डालेगी। ये सुनकर अनीता जोर जोर से हंसने लगी। अब तू नहीं बच सकता। तुझे याद होगा उस दिन मेरी दादी ने कहा था कि उसकी पोती भी तेरे कॉलेज में पढ़ती है। वो मैं ही हूँ। दादी की आत्मा ने मुझे सब बता दिया था कि कैसे तुम लोगों ने उन्हें बेरहमी से मार डाला। मैंने तुम लोगों से बदला लेने के लिए ही तुमसे दोस्ती की, ताकि तुम्हें यहाँ तक ला सकूं। दादी, इसे खत्म कर दो दादी। अनीता ने अभय को खींचकर उस चुड़ैल के आगे कर दिया। फिर चुड़ैल ने अपने बड़े बड़े पैरों से अभय की गर्दन को कुचल दिया। अभय को मारकर तुलसी को मुक्ति मिल गई और वो वहां से गायब हो गई। फिर अनीता उस शहर को छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। बद्री चाचा, आपकी दुकान में से रात को अजीब सी आवाजें आती हैं। बेटा, मैंने तो लेकिन कभी वो आवाजें नहीं सुनी। कैसी आवाज की बात कर रहे हो? किसी के रोने की अजीब सी आवाज आती है और कभी कभी लगता है कोई हमें बुला रहा है। मैंने और समीर ने दोनों ने ये आवाजें सुनी हैं। अच्छा बेटा, मैं देखूंगा कि ये कैसी आवाजें हैं, और अब जब भी तुमको ऐसी आवाजें आएं तो तुम मुझे बताना। जी चाचा। राहुल वहां से चला जाता है, लेकिन धीरे धीरे ये आवाजें सबको सुनाई देने लगती हैं। यार बद्री, तुम्हारी दुकान से अजीब सी रोने की आवाजें आती हैं। कोई बिल्ली पाल रखी है क्या? हाँ, ये बात कुछ दिन पहले राहुल ने भी मुझे बताई थी, लेकिन मुझे तो किसी प्रकार की आवाज सुनाई नहीं देती। लेकिन पूरे दुर्गापुर गांव ने आवाजें सुनी है। कई लोग तो डर के कारण तुम्हारी दुकान के आसपास रात को जाते तक नहीं। मुझे लगा तुमने कोई जानवर पाला है रखवाली के लिए। नहीं श्याम, लेकिन ये चिंता वाली बात है। आज रात को मैं दुकान में ही रुकूंगा।
जैसा तुमको ठीक लगे। चाहो तो मैं भी तुम्हारे साथ रुक जाऊंगा। बहुत दिन से हम दोनों दोस्तों ने गपशप नहीं की, बातें करेंगे। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हम आज दुकान पर ही रुकेंगे। दोनों दुकान पर ही रुकते हैं और बहुत देर तक बातें करते हैं। और बात करते करते दोनों की आंख लग जाती है और रात को 3 बजे अचानक से रोने की आवाज आती है। तो दोनों की नींद अचानक खुलती है। श्याम, ये कैसी आवाज थी? हाँ, ऐसी ही आवाज रोज आती है। दोनों दुकान में देखते हैं कि आवाज कहाँ से आ रही है। फिर उनकी नजर एक तिजोरी पर पड़ती है। तिजोरी में से धीरे धीरे एक आवाज आ रही होती है, बद्री, बद्री। ये तिजोरी कैसी है? इसमें से ही आवाज आ रही है। ये तिजोरी पुरानी हवेली से मिली है। मुझे ये बहुत अच्छी लगी थी, तो मैंने सोचा मैं इसको रंग रोगन करवा लूंगा और अपने पास रखूंगा। लेकिन इसमें से तो आवाजें आ रही हैं। लेकिन ये कैसी आवाजें हैं? तुम बात करने की कोशिश करो, इस आवाज से शायद कुछ पता चल पाए। हाँ श्याम, कौन है आप? लेकिन तिजोरी से कोई आवाज नहीं आती और अचानक से बहुत तेज रोने की आवाज आती है। आवाज इतनी तेज होती है कि पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। अरे क्या हुआ? इतनी तेज रोने की आवाज कहाँ से आई? अरे कुछ नहीं, 2 बिल्लियों की लड़ाई हो रही थी, उन्हीं की आवाज थी। क्या चाचा, इतने दिनों से बिल्लियों ने डरा कर रखा था। ये तो होता रहता है। अब आप लोग जाकर सो जाइए। सब वहां से चले जाते हैं। फिर श्याम बद्री को कहता है, पास के गांव में एक बाबा हैं, वो हमें बता सकते हैं कि बात क्या है। श्याम, तो हम सुबह चलते हैं बाबा के पास और उनको सारी बात बताते हैं। हाँ बद्री, हम सुबह होते ही निकल जाएंगे। सुबह होते ही बद्री और श्याम बाबा के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। मुझे उस जगह जाकर देखना होगा। आप हमारे साथ चलिए बाबा। ठीक है। बाबा बद्री और श्याम के साथ दुर्गापुर जाते हैं और बद्री की दुकान पर जैसे ही कदम रखते हैं, उनके कानों में बहुत तेज रोने की आवाज आती है। ये तिजोरी कहाँ से लाए हो? पुरानी हवेली से। ये क्या किया तुमने? एक बात तो बताओ, इस तिजोरी के आने के बाद तुमको कोई नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं बाबा, बल्कि मेरी ये कबाड़ी की दुकान और अच्छी चलने लगी है। इसका मतलब इसे तुमसे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन बाबा, इस तिजोरी में है क्या? इस तिजोरी में चुड़ैल है। पुरानी हवेली में ये कबाड़ में पड़ी थी। इसे कबाड़ वाली चुड़ैल कहा जाता था। इसका रहस्य कोई नहीं जानता। जब यह हवेली में थी तो वहां भी रोने की आवाजें आती थी, लेकिन इसने तुमको नुकसान नहीं पहुंचाया। मतलब ये तुमसे कुछ और चाहती है। क्या चाहती है बाबा? ये इस तिजोरी के अंदर कैद है। इससे हमें पूछना पड़ेगा। उसके लिए हमें एक पूजा करनी होगी, जिससे कुछ देर के लिए इसे हम इस तिजोरी से बाहर लाएंगे, जिससे ये हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। ठीक है बाबा, आप बताइए कि पूजा के लिए आपको क्या क्या चाहिए। बाबा बद्री और श्याम को कुछ चीजें बताते हैं और दोनों पूजा के लिए सारी चीजें बाबा को लाकर देते हैं। ये पूजा हम रात को 12 बजे से 3 बजे तक करेंगे। जी बाबा। अब रात का समय भी हो जाता है और पूजा शुरू हो जाती है। जैसे जैसे पूजा होती है, कबाड़ी वाली चुड़ैल का रोना तेज पर तेज होने लगता है। गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं। अरे ये कैसी आवाज है बद्री भैया? मैं बाद में सब बताऊंगा।
अभी आप लोग मेरा साथ दें। हाँ भैया, आप चिंता ना करें। क्या बात है, तुम कुछ कहना चाहती हो तो बोलो। मुझे इस तिजोरी से आजादी चाहिए। मेरा इस तिजोरी में दम घुटता है। लेकिन तुम इस तिजोरी में आई कैसे? मैं पुरानी हवेली में नौकरी करती थी, लेकिन मैं जादू टोना भी करती थी। एक दिन मालिक ने मुझे ऐसा करते देख लिया और मुझे एक तांत्रिक से कहकर छोटा सा बनाकर इस तिजोरी में रख दिया। तब से आज तक मैं इस तिजोरी में कैद हूँ और मुझे कबाड़ी वाली चुड़ैल कहा जाने लगा। अगर हमने तुमको आजाद किया तो तुम फिर से लोगों को परेशान करोगी? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। मेरे कर्मों की सजा मुझे मिल चुकी है। ठीक है, लेकिन मैं तुमको पूर्णिमा वाली रात को आजाद करूंगा। आज अमावस्या है। जैसा आप। लेकिन तब तक तुम रो रो कर किसी को परेशान नहीं करोगी। नहीं परेशान करूंगी बाबा। बाबा बाहर आते हैं और बद्री और गांव वालों को सारी बात बताते हैं। लेकिन बाबा, हम इसे आजाद करवाकर कोई मुसीबत न सर ले लें। हम इसे आजाद नहीं करवाएंगे तो ये वैसे भी पूर्णिमा के दूसरे दिन आजाद हो जाएगी और उसके बाद ये बहुत शक्तियों के साथ आजाद होगी, हर तरफ तबाही मचा देगी। क्या मतलब बाबा? जिसने इसको इस तिजोरी में कैद किया था, उसको इसे कैद करने की पूर्ण विधि नहीं पता थी। उसने कुछ समय के लिए ही इसे कैद किया और अब ये बाहर आने वाली है। लेकिन मैं अपनी पूजा से इसको फिर से जीवित करके बाहर लाऊंगा। फिर ये एक साधारण इंसान होगी। फिर ये किसी को परेशान तो नहीं करेगी ना? नहीं, फिर ये किसी को परेशान नहीं कर पाएगी। लेकिन तब तक ये नींबू तुमको तिजोरी के सामने रखना है, जिससे ये रो ना पाए। ये चुड़ैल रो रो कर बहुत शक्तियां इकट्ठा कर रही है। आप हमें बचा लीजिए बाबा। आप सब चिंता ना करें, सब ठीक ही होगा। इतना कहकर बाबा चले जाते हैं और पूजा की तैयारी में लग जाते हैं। लेकिन उनके जाते ही कबाड़ी वाली चुड़ैल फिर रोने लगती है। बद्री, तिजोरी के सामने नींबू रखो। बद्री तिजोरी के सामने जैसे ही नींबू रखता है, चुड़ैल चुप हो जाती है। लेकिन धीरे धीरे नींबू लाल होने लगता है और जब पूरा नींबू लाल हो जाता है तो चुड़ैल फिर रोने लगती है। श्याम, ये क्या हो रहा है? लगता है बाबा के पास जाना पड़ेगा। हाँ। बद्री और श्याम बाबा के पास जाते हैं और उनको सारी बात बताते हैं। मुझे लगा था ऐसा ही होगा। एक काम करो, ये धागा लो और ये धागा तुम तिजोरी के चारों तरफ बांध देना और अब मैं पूर्णिमा वाली रात को ही इस पूजा से उठूंगा। ठीक है बाबा। बद्री और श्याम जाते हैं और उस धागे को तिजोरी के चारों ओर बांध देते हैं। चुड़ैल शांत हो जाती है, लेकिन पूर्णिमा के एक दिन पहले ही वो धागा अपने आप खुल जाता है और चुड़ैल रोना शुरू कर देती है। अब तो बाबा के पास भी नहीं जा सकते और इस चुड़ैल को चुप करना बहुत जरूरी है। हाँ, लेकिन क्या करें? इतने में राहुल कहता है, बद्री चाचा, बाबा ने आपको नींबू दिए थे ना? हाँ। तो कितने नींबू बाकी हैं अभी? हाँ, 12 नींबू। तो वो नींबू आज और कल तक चुड़ैल को चुप कर सकते हैं, फिर बाबा आ ही जाएंगे। बात तो ठीक है। अब बद्री वो नींबू तिजोरी के सामने रखता जाता है और चुड़ैल नींबू रखते ही शांत हो जाती है। और अब पूर्णिमा वाली रात भी आ जाती है। पूर्णिमा वाली रात को बाबा पूजा शुरू करते हैं। ओम शिव ओम
क्रीम श्रीम चामुंडाय विच्चै। ओम श्रीम हूं क्रीम क्रीम चामुंडाय विच्चै। ओम त्र्यंबकं यजामहे। और उस चुड़ैल को तिजोरी से बाहर लाते हैं। पूजा के बाद उस चुड़ैल को इंसान बनाते हैं। मैं कौन हूँ और आप लोग कौन हो? तुम्हारा नाम शांति है और तुम बेहोशी की हालत में हमें मिली थी। मुझे कुछ याद नहीं। आपको मेरा नाम कैसे पता? तुम्हारे हाथ पर लिखा है, कोई बात नहीं, तुम इस गांव में रह सकती हो। गांव वाले समझ जाते हैं कि चुड़ैल को उसकी पिछली जिंदगी के बारे में नहीं बताना है और चुड़ैल को शांति के रूप में कौन है इतनी सुबह? आ रही हूँ बाबा। दिव्या ने दरवाजा खोला तो अचानक एक साए ने उसका हाथ खींचा और उसे अपने साथ लेकर उड़ गई। कौन हो तुम? मुझे छोड़ो। कहाँ लेकर जा रही हो? तुझे अपने साथ लेकर जाना है, पर मैं तुझे तेरे शरीर के साथ नहीं ले जा सकती। वो साया उसे लेकर उड़े जा रहा था। दिव्या का चिल्लाते चिल्लाते गला सूख गया। वो साया उसे ऊंचे पहाड़ों में ले जाकर नीचे खाई में फेंक देता है। बचाओ! 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 दिव्या, उठो, उठ जाओ। कोई बुरा सपना देखा क्या? हाँ, बहुत डरावना। क्या दिखा? सुबह का सपना था। कहीं सच हो गया तो मैं मर जाऊंगी। उन दोनों के बीच गहरा सन्नाटा पसर जाता है। उस सन्नाटे को चीरते हुए अलार्म बज उठता है। यार, सिर्फ एक सपना ही तो था। लीव इट। वॉक पर चले? हाँ, सपना ही तो था। चलो चलते हैं। वो दोनों वॉक के लिए निकल जाते हैं। वॉक करते करते उन्हें महसूस होता है कि कोई साया आकर उनको बार बार घेर रहा है। वो उस साए से बचते बचते रोड के बीच में आ जाते हैं। तभी एक सामने से ट्रक आ जाता है। दिव्या जल्दी से कार्तिक को धक्का देती है। कार्तिक दूर जाके गिरता है। जब खुद को संभाल कर वो दिव्या की तरफ देखता है तो वहां लोगों की भीड़ लगी होती है। वो दौड़कर भीड़ को चीरकर अंदर जाने की कोशिश करता है। तभी पीछे से आवाज आती है, कार्तिक! कार्तिक! वो पलट कर दिव्या को देखता है और उसके पास जाकर उसे गले लगा लेता है। थैंक गॉड, तुम ठीक हो। मैं तो डर ही गया था। पता नहीं अचानक ट्रक कहां से आ गया। लगता है ड्राइवर पी कर चला रहा होगा। घर चले? हाँ बेबी, चलो। तभी वो साया फिर से कार्तिक को दिखता है। मैं आ जाऊंगी, तुम जाओ। वो साया दिव्या के पास आता है और चला जाता है। तुम किससे बातें कर रही हो? किसी से नहीं, घर चलो। वो दोनों वहां से घर की ओर चल देते हैं। तभी उन्हें एक एम्बुलेंस दिखाई देती है जो एक्सीडेंट वाली जगह की ओर जा रही होती है। यार, एक्सीडेंट के टाइम में तो बस हम दोनों ही वहां थे और हम दोनों तो ठीक है। ट्रक वाला तो तुरंत भाग गया था। तो ये एम्बुलेंस वहां क्यों जा रही है? कार्तिक, मुझे जोर से भूख लगी है, घर चलें? अच्छा बाबा, चलो। क्या खाओगी नाश्ते में? कुछ भी, बस जल्दी से ले आओ। मैं लाऊं? हाँ, क्यों नहीं ला सकते क्या? अरे बेबी, तुम बोलो और मैं ना लाऊं,
ऐसा हो सकता है क्या? कार्तिक नाश्ता लाकर डाइनिंग टेबल पर लगाता है और दोनों खाने लगते हैं। तभी कार्तिक का मोबाइल बजता है। मोबाइल दूर रखा होता है तो कार्तिक वहां जाकर कॉल रिसीव करता है। हेलो, आप कार्तिक शुक्ला बोल रहे हैं, दिव्या जी के हस्बैंड? हाँ, आप कौन? मैं कुणाल हॉस्पिटल से बोल रही हूँ। आपकी वाइफ का एक्सीडेंट हो गया था। इस हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में उन्हें लाया गया था। उनकी डेथ हो गई है। क्या बकवास ये? मेरी वाइफ मेरे साथ नाश्ता कर रही है। ऐसे प्रैंक्स मत किया करो, समझ गए? सर, आपके किसी जानने वाले ने ही आपकी वाइफ की पहचान की है और आपका नंबर दिया है। What bullshit! आप लोग हॉस्पिटल वाले भी ऐसा मजाक कर सकते हो क्या? वो बात करते करते मोबाइल लेकर डाइनिंग हॉल में आता है तो चौंक जाता है। वहां दिव्या नहीं होती है। वो इधर उधर सब जगह उसको ढूंढता है पर उसे वो कहीं नहीं मिलती। तभी फोन से आवाज आती है। सर, आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए। और कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। कार्तिक सुन्न हो जाता है। उसके हाथ से मोबाइल छूटकर गिर जाता है। वो वहीं जमीन पर असहाय बैठ जाता है। बेचैन होकर रोने लगता है। रोते रोते वो जमीन पर ही लेट जाता है। दिव्या, तुम कहाँ चली गई? अभी तो हम अच्छे से नाश्ता कर रहे थे ना। प्लीज वापस आ जाओ, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। तभी किसी की आहट होती है। कार्तिक आंखें खोलकर देखता है तो खून लगे पैरों के निशान बन रहे होते हैं जमीन पर और वो आहट उसकी तरफ आ रही होती है। वो डर जाता है। दिव्या, मुझे पता है, ये तुम सामने आ जाओ प्लीज। लाइट्स ऑन ऑफ होने लगती है। पर्दे उड़ने लगते हैं और फिर उस डरावने माहौल में खून से लथपथ दिव्या और उसके साथ वो साया उसके सामने आ जाता है। वो बहुत डरावनी दिख रही होती है। जलती बुझती लाइट में वो और भी डरावनी दिखती है। दिव्या! कार्तिक, जल्दी चलो, वक्त नहीं है हमारे पास। बेबी, मुझे भी अपने साथ ले चलो। सुबह से तू मुझे घुमा रही है, अब चलेगी? मैं तो ट्रक एक्सीडेंट में ही मर गई थी। अब मुझे जाना होगा बाबू, अपना ख्याल रखना। वो साया आकर दिव्या का हाथ पकड़ लेती है और वो दोनों बंद दरवाजे को पार करके चले जाते हैं। कार्तिक वहीं निशब्द बैठ जाता है और फिर रोने लगता है।